अक्सर जब भी हम वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स जैसे बड़े ग्लोबल टूर्नामेंट्स के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले आती है वो बड़ी बड़ी हाई टेक फैक्ट्रीज। हाँ बिल्कुल, वो चमकती हुई लैब्स और मास प्रोडक्शन। वही तो। हम्म। जब स्क्रीन पर कोई फुटबॉल हवा में स्विंग करती है तो लगता है कि ओह, वो किसी कॉर्पोरेट लैब में बनी होगी। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम इस तस्वीर को पूरी तरह बदल देने वाले हैं, क्योंकि आज हम समझेंगे कि कैसे पंजाब का एक छोटा सा शहर जालंधर इस बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बनाए हुए है। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स इन छोटे छोटे घरों पर निर्भर है। सही चाहा। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये ना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट का मास्टर शेफ अपनी सबसे खास डिश के लिए मोहल्ले के किसी छोटे से कारीगर से हाथ के बने बर्तन बनवा रहा हो। क्योंकि सिर्फ उसी कारीगर को पता है कि आज का सही बैलेंस कैसे बैठेगा, है ना? बिल्कुल, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। और अगर हम इन स्रोतों को देखें तो इस ग्लोबल सप्लाई चेन की शुरुआत किसी कॉर्पोरेट बोर्डरूम में नहीं हुई थी। इसकी जड़ें एक ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हैं। मतलब आप 1947 के बंटवारे की बात कर रही हैं? हाँ, बंटवारे के बाद सियालकोट से बहुत सारे कुशल कारीगर जालंधर आ गए थे। अब उनके पास बड़ी फैक्ट्रीज लगाने के लिए पैसा तो था नहीं, तो उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज्ड तरीका अपनाया। अच्छा, मतलब एक बड़ी जगह की बजाय अलग अलग जगह पर काम शुरू किया। सही पकड़ा। उन्होंने अपने घरों को ही एक असेंबली लाइन बना दिया। पूरा का पूरा घर एक वर्कशॉप बन गया। और आज भी ना जालंधर के बस्ती दानिशनंदा और बस्ती 9 जैसे इलाकों में हर घर एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह काम करता है। क्या बात है। हाँ, और ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा एमएसएमई नेटवर्क बनाते हैं। ये सच में बहुत दिलचस्प है। तो विस्थापन के उस दर्द से निकलने के लिए उन्होंने बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के इतना बड़ा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। और यहीं से ना उन दिग्गज ब्रांड्स की एंट्री होती है जिनके नाम पे दुनिया दीवानी है। बिल्कुल, एडिडास हो, रीबॉक हो या नाइकी। हाँ वही, ये सभी बड़े ब्रांड्स अपना बहुत सारा सामान इन्हीं छोटी यूनिट से आउटसोर्स कराते हैं। मतलब वो जो चमकते हुए लोगो हम देखते हैं ना, वो असल में इन्हीं कारीगरों की मेहनत के ऊपर लगते हैं। और इन ब्रांड्स के जालंधर आने का एक ही कारण है, और वो है उन निश मास्टरी, मतलब उनकी बेजोड़ क्वालिटी। चाहे वो हवा से भरी जाने वाली फुटबॉल हो या फिर वो शानदार इंग्लिश विलो के क्रिकेट बैट्स। सही कहा। देखिए, मशीनें एक दिन में लाखों उत्पाद बना सकती हैं, लेकिन एक मशीन सिर्फ एक तय किए हुए दबाव से ही धागा सिल सकती है। हाँ, मशीन तो बस प्रोग्रामिंग फॉलो करती है। लेकिन एक इंसान जानता है कि किस टाके को कितना कसना है। वो जो टेंशन होती है ना धागे में, वही तय करती है कि गेंद मैदान पर कैसा बर्ताव करेगी, उसकी एरोडायनामिक्स कैसी होगी। ये सब हाथ की कारीगरी पर निर्भर करता है, और यही परफेक्शन जालंधर को बेस्ट बनाता है। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ आज के इस दौर में, जहाँ चीन अपनी मास प्रोडक्शन, रोबोटिक आर्म्स और कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए बेहद सस्ता सामान बना रहा है, वहाँ ये हाथ की कारीगरी कैसे टिक सकती है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। मतलब मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि सिर्फ पुरानी परंपरा और हुनर के सहारे आज के बाजार में बचा जा सके। क्या जालंधर वाकई वक्त के साथ बदल रहा है या बस अपनी पुरानी पहचान पर जी रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पुरानी यादों के सहारे बैठे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सुधर रहा है, और सबसे अहम बात बताऊं, अब वहाँ एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा रहा है। हाइब्रिड मॉडल मतलब तकनीक और इंसान दोनों का इस्तेमाल। बिल्कुल। उदाहरण के लिए लेदर या सिंथेटिक मटेरियल को बिल्कुल सटीक आकार में काटने का काम अब लेजर और मशीनें कर रही हैं। इससे स्पीड बढ़ती है और बर्बादी कम होती है। ओहो, समझ गया। लेकिन सिलने का काम अभी भी हाथ से होता है। हाँ, उन टुकड़ों को आपस में जोड़ने और सिलने का जो सबसे जटिल काम है ना, वो आज भी कारीगरी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मकसद मशीन या इंसान में से किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि हुनर और आधुनिक एफिशिएंसी का एक बेहतरीन तालमेल बिठाना है। और इसी तालमेल ने जालंधर के कारीगरों को ग्लोबल लेवल पर वो मुकाम दिया है जिसे चीन का सस्ता ऑटोमेशन आसानी से हिला नहीं सकता। बंटवारे के बाद शुरू हुआ उनका ये सफर आज दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी का पर्याय बन गया है। अब जब भी स्क्रीन पर हम किसी गेंद को गोल पोस्ट की तरफ स्विंग करते हुए देखेंगे ना, तो वो सिर्फ एक फैक्ट्री का प्रोडक्ट नहीं लगेगी। हाँ, उसके पीछे पंजाब के एक छोटे से घर में लगे वो एकदम सटीक टांके दिखाई देंगे। बिल्कुल, इन स्रोतों ने वाकई एक नया नजरिया दिया है। हाँ, और इस पूरी कहानी से अंत में एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या? अगर खेलों का संबंध पूरी तरह से इंसानी जज्बे, पसीने और जुनून से है,
तो क्या भविष्य में पूरी तरह से मशीनों और रोबोट्स द्वारा बनाए गए खेल के समान में कभी वो रूह आ पाएगी जो एक हुनरमंद कारीगर के हाथों से उसमें बसती है?